आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, 10th का हिंदी का चर्चा करेंगे। आप लोग देखेंगे, आप लोग के बीच हम लोग लेकर आए हैं वह क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते देवनागरी लिपि का है वह नागरी लिपि चैप्टर 5 है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्वेश्चन साथ बनाएंगे। ठीक है, आज हम आपको इसमें से VVI क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में टकराएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई है। तो हम आंसर लिखेंगे उत्तर। ठीक है, आंसर कहे हुआ या उत्तर कहे तब लिखेंगे उत्तर। लगभग 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि के टाइप बनाए गए और इसमें पुस्तकें छापने लगी। ठीक है, छपाई के कारण इसके अक्षरों का रूप ठीक निश्चित हो गया और उनके स्थिरता आ गई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देना है। और देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो आपको पता है कि देवनागरी भाषा मैंने कब लिखी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर क्या कहता है। लिखेंगे देवनागरी लिपि में हिंदी, उसकी विभिन्न बोलियाँ, नेपाली, नेवरी और मराठी भाषाएं लिखी जाती है। संस्कृत तथा प्राकृत की पुस्तकें भी प्राय इसी लिपि से प्रकाशित होती है। माने यहाँ पर देखना है, समझेंगे आप कि देखिए नेपाली और नेवारी और मराठी और संस्कृत, हिंदी, ये चारों भाषा देवलिपि से ही आती है, देवनागरी लिपि से ही आती है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जेक्टिव भी बन सकता है और सब्जेक्टिव भी आप लोगों को बन सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 लेखक के किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया गया है। तो आंसर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लेखक ने देवनागरी का संबंध गुजराती, बंगाल, तमिल और मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों से बताया है। उसने कहा है कि वे सभी लिपियाँ प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। कब है विकसित हुई है। क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर देखेंगे बाबू, आपके बीच है। ठीक है, तो 4 नंबर क्या कहता है, नंदी नागरी किसे कहते हैं। किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। दक्षिण भारत में प्राचीन नागरिक लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है। लेखक ने इसका उल्लेख दक्षिण भारत में नागरी लिपि के प्रयोग तथा कहा वहाँ के शासकों के अभिलेख के संबंध में किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्या कहता है, कहता हुआ कि नागरिक लिपि में प्रारंभिक लेखक कहाँ प्राप्त हुए और उनके विनय दे। ठीक है, विनल दे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर हम लोग बाबू इधर है। ठीक है, आइए पन्ना पर देखते हैं। इसका आंसर इधर हम बताते हैं आप लोगों का है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे बाबू आप लोग नागरी। अब ठीक लग रहा है आप लोगों को। ठीक, चलिए। नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख दक्षिण भारत के दक्कन प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। इसमें राष्ट्रकूट राजा दुर्ग का समागत दानपात्र विशाल हथियारों के अभिलेख, गोल के लेख तथा पंच प्रवेश का तापपत्र प्रमुख है। यही आपको आंसर लिख देना है। अब यहाँ पर देखना है 6 नंबर क्या कहता है बाबू। 6 नंबर यहाँ से आपको लौक रही है। ठीक है, देखिए कहती है ब्राह्मी और सिंहतम लिपि
की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो यहाँ लिखेंगे नागरी लिपि की मुख्य पहचान उसके अक्षरों के ऊपर बनी हुई पूरी सिरोरेखा है। ब्राह्मी और सिद्धांतम लिपि में केवल छोटी आड़ी रेखाएं या त्रिकोण होते थे, जबकि नागरी में स्पष्ट और लंबी सिरोरेखा होती है। कहते होती है। क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर देखेंगे बाबू। यहाँ से आप लोग 7 में क्या कहता है, भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरिक लेख प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, ठीक है, उत्तर भारत में गुलिल चौहान, ठीक है, गुलिल चौहान, रागट्स वाले, सोलंबी, परमार, चंदेल, कलरी तथा गुजल प्रतिहार शासकों के प्राचीन नागरिक लेख प्राप्त होते हैं। 8वां देखेंगे, ठीक है, नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? तो यहाँ से लिखें लेखक के अनुसार कुछ विद्वानों का मत है कि गुप्त शासकों को राजधानी देवनगर कहलाती थी, इसलिए कहा कि लिपि देवनागरी कही गई। ठीक है, हालांकि लेखक मानना है कि इसके संबंध में कोई निश्चित परिणाम उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे बाबू हम लोग 9 नंबर। 9 में क्या कहते हैं, नागरिक की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? ठीक है, पटना में नागरिक का क्या संबंध लेखक ने बताया है? तो यहाँ से उत्तर लिखेंगे लेखक के अनुसार नागरिक शब्द किसी बड़े नगर से संबंधित है। उसने बताया है कि प्राचीन पाटलिपुत्र, क्या है, प्राचीन पाटलिपुत्र पटना को नगर कहा जाता था। संभव है कि इसी नगर से नागरिक नाम का संबंध हो और बाद में यही देवनागरी कहलाने लगी हो। लेखक का क्या ये मानना है? ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे बाबू क्या नंबर 10 नंबर देखेंगे क्या कहता है। आपने 9 समझा, अब 10 समझेंगे यहाँ से। ठीक है, 10 क्या कहता है बाबू, नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी? लेखक के अनुसार ईसा की 8वीं-9वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक नागरिक लिपि पूरे भारत में प्रचलित थी, इसलिए उसे उस समय ही सर्वदेशिक लिपि कहा गया है। ठीक है, मैंने आप यहाँ तक लिख लेंगे। अब देखेंगे 11 नंबर देखेंगे और 12 देखेंगे। 11 में क्या कहता है बाबू, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? लिखेंगे नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का जन्म हुआ। लेखक बताता है कि इसी काल में हिंदी, मराठी, बंगाल आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ और उनका साहित्य भी मिलने लगा। ठीक है, अब 12 नंबर देखेंगे। 12 क्या कहता है, गजल प्रतिहार कौन थे? यहाँ से लिखेंगे उत्तर, गजल प्रतिहार एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 8वीं सदी में अवंती प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया और बाद में कन्नड़ जोड़ पर अधिकार कर लिया।
मिहिर भोज और महे प्रताप इसके प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, अब यहाँ से बाबू देखेंगे का नंबर 13 नंबर देखेंगे और हमारा सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे क्या कहता है बाबू 13 नंबर हम लोगों को। तो निबंध के आधार पर काल क्रम से नागरी लेखकों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। यहाँ से लिखेंगे बाबू हम लोग। अब हमें यहाँ से क्या करना है बाबू, इसका हम लोगों का क्या इजेप्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, इजेप्टिव सॉल्व करें, सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव ना है, इजेप्टिव वन सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, यहाँ देखेंगे उत्तर लिखेंगे। उत्तर 754 ईस्वी राजकोट राजा दत्ती दुर्ग का सामगढ़ दानपात्र 9वीं सदी राजा वर्गुण का प्रतिहार ताम्रपत्र पत्र ठीक हुआ था। और यहाँ से कब हुआ था वो यहाँ से देखेंगे बाबू। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग अच्छा से, तो 9वीं सदी अमोघर्ष था और राष्ट्रकूट शासकों के लेख मिले थे। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे 840 और 841 ईस्वी मिहिर भोज की घड़ियल प्रसिद्ध हुई। और यहाँ से लिखेंगे 1000 माने 12। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 112 कह सकते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ सिराहार शासकों के सी देव का अक्षय शिलालेख मिला। और यहाँ देखेंगे यहाँ से कि कहता है, यहाँ से क्या कहता है 1020। ठीक है, 1020 ईस्वी भोज्य का बतावना दानपात्र हुआ। और यहाँ से देखें क्या कहता है 28 कहता है हम लोगों को है। ठीक है, यहाँ से महमूद गजनीवी के सिक्कों पर नागरिक लेख मिले थे हम लोगों को। यहाँ से 60 ईस्वी देव आगरा ताम्रपत्र मराठी का अधलेख मिला। और 12वीं से 13वीं सदी यादव चुलसिया तथा अन्य शासकों के नागरिक अभिलेख है। क्या है वह अभिलेख है। और यहाँ से और हम लोगों को है कहता है, यहाँ देखेंगे वे प्रमाण बताते हैं कि नागरी लिपि का प्रयोग पूरे भारत के व्यापक रूप से होता था। क्या था? व्यापक रूप से होता था। मैं आज से बहुत दिनों से ही नागरी लिपि का हम लोग चर्चा करते थे और इस पर कहानियाँ कविता भी लिखा करते थे। अब यहाँ से देखेंगे गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्थल की पढ़ाई किस भाषा में की। तो आप लोग लिखेंगे मराठी भाषा में। एग्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 1 टिक मारेंगे 1 नंबर मिलेगा। और देखेंगे आगे यहाँ से लोग देखेंगे मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो आपका आंसर क्या हुआ? उर्दू में। ठीक है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ आप इसे कह सकते हैं नेपाली भाषा किस लिपि में जाती है। अब लोग देवनागरी क्या लिखेंगे? देवनागरी। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग क्या कहता है आप लोगों को 5 में कहता है यहाँ से। ठीक है, 5 नंबर ना, हाँ 5 नंबर। अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा में है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? मराठी से लिया गया है। बंगाल लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। तब बोलेंगे हाँ बहन क्या है? बहन इसको कहते हैं। माने बंगाल लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की है, तो हाँ इसको क्या कहेंगे? बहन इसको कहते हैं। अब लिखेंगे 6ठा केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल शब्द किस लिपि में लिखी गई है। तो हम लोग लिखेंगे नागरी लिपि में। ठीक है, इसको आप क्या करना है? आपको टिक मारना है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे पहल किन राजाओं के लेखक के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया है। तो हम लोग बोलेंगे विजयनगर के राजाओं का। किसका? विजयनगर के राजाओं का। 8वां देखेंगे हम लोग। ठीक है बुआ,
तो 8वां देखें टक साल का संबंध है किससे, तो सिक्कों से है, ठीक है। श्रवण बेल गोला स्थान कब संबंध में संबंध है, तो हम लोग जैन धर्म से संबंध है, जैन धर्म से वो संबंध है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की नागरी लिपि में, ठीक है, राम सिया शब्द अंकित करवाए थे, तो बोलेंगे कौन थे, वह अकबर थे, ठीक है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है, तो बोलेंगे कौन है, गुणाकर मूल्य, कौन वो है, गुणाकर मूल्य। अब यहाँ देखेंगे नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलेंगे भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अब 13 से देखेंगे 18 तक देखेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ देखेंगे मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे देवनागरी, ठीक है। सिद्धांत क्या है, तो एक प्रकार की लिपि है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो बोलेंगे काशी को दी गई है। मलवा में नगर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा, तो बोलेंगे अल्वे रूनी ने कहा था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 70 क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, ठीक है। अमोघवर्ष कौन था, तो बोलेंगे प्रमुख राष्ट्रकूट राजा था। मिहिर भोज की गौरैया प्रसिद्ध किस भाषा में है, तो बोलेंगे संस्कृत भाषा में है। और अभी और क्वेश्चन है, मैं और देखेंगे, ठीक है। आप लोग और क्वेश्चन को देखेंगे बेतमा कहाँ है, तो बोलेंगे इलाहौर के पास है। अब आप लोग बोलेंगे ईसा की 4वीं-5वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखकों की लिपि को क्या कहा, तो बोलेंगे नंदी नागरी कहा। हिंदी लिखी कही जाती है, तो हम लोग हिंदी लिखते हैं किस भाषा में, देवनागरी भाषा में लिखते हैं, ठीक है, देवनागरी भाषा में। अब यहाँ से देखेंगे बाबू हम लोग विजयनगर के राजाओं के लेखक की लिपि को क्या नाम दिया गया, तो हम लोग बोलेंगे नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया। अब यहाँ से देखेंगे बुआ, ठीक है, नागरी लिपि कब एक सर्वैश्विक लिपि थी, तब आप लोग बोलिएगा 8वीं से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, तो इसका आंसर होगा नंदी नागरी। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, 1935 में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे महाराष्ट्र में हुआ था। अब यहाँ देखेंगे गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है, तो आप लोग अक्षर कथा में किसमें दी है, अक्षर कथा में दी है। अब आप लोग देखेंगे गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, तो बोलेंगे देवनगर, क्या कहते थे, देवनगर कहते थे। अब गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे, तो 2500 से अधिक लिखे थे, ठीक है। मैंने हमें भी पता नहीं कितना लिखे थे, लेकिन किताब आधार से 2500 से अधिक लिखे थे, ठीक है। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकर मूल्य की है। अब यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर हुआ कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई, तो आप लोग लिखिएगा 2009 ईस्वी में हो गई, 2009 में हुई है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखेंगे बाबू हम लोग यहाँ से देखेंगे नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख नहीं आप लोग रहेगा, अच्छा अब लोग के ठीक। चलिए अब देखिए नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिण भारत से मिले हैं। बेतम्मा दानपात्र किस समय का है, तो 1020 माने 220 कह सकते हैं, ठीक है, या ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग उत्तर, अब लोग रही है कि नहीं, लोग रही है, देख लीजिए बात, लोग रही बोल दीजिएगा, नहीं लोग तो ठीक है।
आप लोग देखेंगे यहाँ से बाबू कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं, तो 9वीं सदी से मिलने लगे हैं। निबंध के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य है हम लोगों को है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है, दक्षिण भारत से मिली हम लोगों को है, ठीक है। और देखें रामायण की रचना किस भाषा में है, सबको पता है रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, ठीक है। और नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो निबंध है हम लोगों का है, क्या हुआ, निबंध है। अब दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, तो नंदी नागरी कहलाती है। अब यहाँ से 31 से लेकर 35 तक देखेंगे, 31 से 35, ठीक है। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया। चलिए इसका आंसर हमें पता नहीं है, आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में द्रुत भाषा परिवार कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो तमिल। कौन सी भाषा है, तमिल भाषा लोग वहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से सहस्त्रपाद की कृति है, तो क्या लेंगे, दोहा कोसी, क्या है, दोहा कोसी। तो आज के लिए हम लोग इतने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की नई साथ में, ठीक है।